हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शिवम गौड़ एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में लेसन फर्स्ट, और क्लास 10th में जितनी भी सारी टॉपिक थी वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोगों आपके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, और जो उसकी वो क्यों सही निकला उसके साथ हम सॉल्यूशन भी आपको करा देंगे। तो वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ अगर वो क्वेश्चन अति लघु में पूछ लेता आपका तैयार हो जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन के इस साइड में क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे उसी का आंसर होगा। ठीक है, हम इधर से क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और जो क्वेश्चन सही रहेगा उसको यहाँ क्यों सही हुआ ये बताते हुए हम साथ में चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2FeCl3 आयरन क्लोराइड जब जल से अभिक्रिया करता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, FeCl3 आयरन क्लोराइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो प्लस Y लिखा हुआ है। Y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहां पर? Y, ये Y लिखा हुआ है। तो कह रहा है Y गिव्स बनता है आयरन क्लोराइड और H2SO4 और HCl बनता है। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है? तो जो अभिक्रिया में Y है वो क्या है? तो इसमें से ऑप्शन दे रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, वो भी सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कह रहा है H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और यह क्लोरीन गैस है। तो आइए देखते हैं, एक बार अभिक्रिया में आपके सामने लिख दे रहे हैं कि क्या लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर। ये अभिक्रिया लिखी हुई है, यहाँ से दिख रहा है सभी को, 2FeCl3 2H2O, यहाँ पूछ रहा है Y, ये Y है, गिव्स बनता है 2FeCl3 तो H2SO4 और 2HCl। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर ये Y के स्थान पर क्या होगा। तो ऑप्शन A, B, C और D 4 दिया हुआ है, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा दिया हुआ है क्लोरीन गैस। तो आइए आपके सामने साइड में देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देखो भैया, ये अभिक्रिया हमारे सामने, हमने इसको यहाँ पर भी लिख लिया है। जब हम अभिक्रिया हमने लिखा तो लिखा है आयरन क्लोराइड जब जल से अभिक्रिया करता है, और उसके साथ देखिए इसमें क्या है, अभिकारक है ये हमारा, तो इसमें आयरन क्लोराइड और जल है। कह रहा है जो Y है यहाँ पर कौन सा पदार्थ है, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, इसमें Y क्या है, Y बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें यही निकालना है Y की वैल्यू, मतलब कह सकते हैं Y की जगह पर क्या रखेंगे, हम सल्फर रखेंगे, H2S रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड रखेंगे, या सल्फर डाइऑक्साइड रखेंगे, या क्लोरीन गैस रखेंगे। आपको मिलता है केवल 5 सेकेंड। आप कमेंट करके बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, तो आइए इसमें से बी ऑप्शन सही है। अब आखिर आप ये पूछोगे कि सर बी ऑप्शन तो सही है, कुछ लोगों ने सही बताया बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जब बी ऑप्शन सही है तो आप इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जहां पर जो जैसा क्वेश्चन आए हमें उसके अकॉर्डिंग पर आंसर देना होगा। ठीक है, हम बिना मतलब के ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना आयरन है, 2 आयरन है। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 आयरन है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 2 जा 6 क्लोरीन है। यहाँ पर भी कितना क्लोरीन है, 3 2 जा 6 क्लोरीन है। तो आयरन क्लोराइड हमारा क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर है भैया, यहाँ पर सल्फर है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो है सल्फर नहीं है। तो अब आप देखो कि सल्फर जो है किसमें है। जब हमारा उत्पाद में सल्फर हमें दिख रहा है और अभिकारक में नहीं है तो हम सल्फर वाला ही ऑप्शन टिक करेंगे। पहले देखिए सल्फर है किसमें किसमें, तो आपने देखा कि ये क्लोरीन तो इसमें होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो हमारे लिए पूरी तरह से खराब हो गया, ये ऑप्शन पे हमें टिक ही नहीं करना है। तो अब 1 2 3 ऑप्शन में से, तो अब आप ये बताओ यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, ये अगर इस सल्फर फेट को हम ऐसे लिखते हैं SO4, तो अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है,
और यहाँ पर बताओ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो अच्छा बताओ क्या है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन, ये इसके साथ हाइड्रोजन और सल्फेट हम क्या रखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट रखेंगे। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस Y की जगह पर हम रखेंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड ही गैस ही क्रिया करने पर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब गैस से अभिक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड देगा। क्या देगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करेगा ये क्या देगा, आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया। और अगर हम मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसी तरह। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2 3 5 इजिकल टू यहाँ पर 3 लिखा हुआ है प्लस यहाँ लिखा हुआ है, तो अच्छा आप ये बताओ इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, जब बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर अगर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे चेक किया, यहाँ पर क्या नहीं था, सल्फर नहीं था, तो हमने सल्फर वाले ऑप्शन से चेक किया, फिर हमें क्या पता चला H2S, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आप फिर देखिए आपके साइड में है, मैग्नीशियम धातु, जो मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु वायु में जलती है ये किसका उदाहरण है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है, या ऊष्म गतिकी का है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता है कि परिवर्तन हमें भौतिक या रासायनिक 2 में से एक होगा, इनमें से कोई नहीं। पहले आइए भौतिक, जब हम मैग्नीशियम, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनता है, मैग्नीशियम, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया लिखी हुई है, देखिए मैग्नीशियम धातु का वायु में जलाना, जब हमने मैग्नीशियम एक धातु है, जब हमने इसको ऑक्सीजन में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तब ये संतुलित नहीं है, हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 ले लेंगे, यहाँ पर Mg कितना है 2 है, यहाँ पर भी Mg कितना हो जाएगा 2। अच्छा अब आप ये बताओगे हमें रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, तो रासायनिक जो परिवर्तन होता है, जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया है तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पुनः हम मैग्नीशियम या ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा परिवर्तन है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होगा, ये सही होगा, रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने दे, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। जब मैग्नीशियम धातु, जैसे हमने अभी क्रिया लिखा, आपने एक अच्छा कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा था, हमने प्रैक्टिकल किया था, आपने लास्ट वीडियो हमारी देखा जो प्रैक्टिकल की थी, हमने रिडक्शन में प्रैक्टिकल कराया था आपको। जब कॉपर को जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो इसी तरह जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जलना ये कैसा है, जब हम किसी चीज जला देते हैं वो पुनः हमें वापस ना मिल पाए, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण, क्योंकि इस प्रक्रम में मैग्नीशियम रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्यों कहा हमने, कहा मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन, जो मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन है एवं गुणधर्म दोनों ही बदल जाता है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है संपन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए है संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने लिखा हुआ है संपन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है अत्यधिक तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है निम्न गति से होती है। इसकी गति कैसी होगी, ऑप्शन नंबर कह रहा है
4 में कह रहा है धीरे होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें से होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब आपका राइट आंसर क्यों, इसका सॉल्यूशन आप नीचे देखिए। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं, यदि जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, संपन्न होती है। एवं कम स्थायित्व वाले उत्पादों, एवं कम स्थायित्व वाले उत्पादों की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। आप अपने स्क्रीन पर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा ना आपकी स्क्रीन पर, इसलिए मुझे क्वेश्चन रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारे सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कह सकते हैं 3 से 4 बातें साथ में हमारे सीखोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन उस क्वेश्चन में कई सारे हमें आंसर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। कह रहा है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। कह रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड है, जब जल से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है, ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। उसके साथ क्या निकलती है, हमने इसकी अभिक्रिया लिख दी, जो क्वेश्चन का मतलब है हमने जितना पढ़ा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं आपके सामने। पहली लाइन देखिएगा आप लोग, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता अभिक्रिया करके, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, जब जल से अभिक्रिया करता है, ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऊष्मा भी देता है, ठीक है। आगे की लाइन पढ़िए, तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में चूने का बुझना, इस प्रक्रिया में चूने का बुझना कहते हैं, इस प्रक्रिया में चूने का बुझना कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, हमें यह भी पता चला, इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसका क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। आइए फिर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो उत्पाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर विलयन जैसे चूने का पानी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसी को हम चूने का पानी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसी को हम चूने का पानी भी कहते हैं, ठीक है, चूने का पानी कहते हैं। चूने की बुझने की प्रक्रिया, जो चूने की बुझने की प्रक्रिया तथा बनने वाले विलयन, आप लोग मजा ले रहे होगे सर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं खत्म हो रहा, आंसर कब आएगा। अच्छा आप ये सोचो जरा, क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप क्वेश्चन अभी जितना पढ़ते चलो, आपने क्या सीखा, पहले सीखा कि जब एक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका हमें नाम पता चल गया, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये भी पता चल गया, कह रहा है, अगर कह रहा है एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ये भी एक उदाहरण हमें मिल गया। हुए ना 3-4 क्वेश्चन, अभी और मिलेंगे इसमें। चूने की बुझने की प्रक्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आया क्वेश्चन, कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन आप अपने सामने देखिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। या दूसरा ऑप्शन दिया है, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी, बनने वाले पीएच का मान 7 से अधिक है। क्या ये भी पूछ रहा है, क्या जो विलयन बन रहा है इसका पीएच मान 7 से अधिक है। अरे गजब, क्या क्वेश्चन है, ब्रह्मा ने दिया। बनने वाले विलयन का मान 7 से कम है। अब लो हम लोग और 4 भी पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिखे, तो अब आप ये बता दो, पहले एक बार हम भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हमने पहला ऑप्शन लिखा था इसमें, तो आपने अभिक्रिया देख लिया। तो अब ये बता दो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कि ऊष्मा छेपी। तो ये हमारी
ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया है, उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला या दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और चौथा सही है, तीसरा तथा पहला चौथा से। भैया पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हमें लगता है हम नहीं बनाएंगे आज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग आराम से समझना। तो कह रहा बताओ कौन सा सही है। इतने ऑप्शन देने के बाद उसमें से ऑप्शन चूज कर रहा है क्या सही है, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन जो हमने 4 ऑप्शन दिया है उसमें से 2 ऑप्शन सही है लग रहा है, तभी तो 2-2 ऑप्शन करके पूछ रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसका जो पीएच मान है, पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है। बहुत चीज सीख लिए। क्या क्या सीखा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान 7 से अधिक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें से दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों राइट होगा। मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा है वो राइट आंसर। आप देखो भैया ऑप्शन मत समझो, आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मैं नहीं कहूँगा आप सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन आपने कितनी बात सीखी। इस क्वेश्चन कई स्टेप में था और वो स्टेप को मैंने पूरे एक जगह बना दिया। ठीक है, तो आपने ये चीज सीखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम पूछ ले, बुझा हुआ चूने का नाम लिखिए, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे। हमें ये पता चला, अगर हमें क्वेश्चन आ जाती है लघु में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण भी हो गया। अगर पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा, तो हमें पता चला इसका पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो हमें पता चल गया कि वो क्षारीय होता है। इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतनी सारी बातें सीखे आपने, पूरा लेसन पढ़ा, लेकिन दूसरे चैप्टर कहीं डिस्कशन नहीं था। ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमने और निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने में, अभी कुछ दिन ही पहले वीडियो कंप्लीट हुई आपकी, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने में लंबे समय तक परीक्षण या भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। कह रहा है कौन सी गैस है जिसको हम तेजे तेल की तरह, मतलब जो हमारा फूड होगा उसको हम कैसे काफ़ी दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, बताते क्या पढ़ा था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस है। वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम गैस। चौथा है हीलियम 1 नाइट्रोजन। तो हमने आपको बताया था, ये हमारा, हमने आपको लास्ट वीडियो दी थी कोरोजन और रेंसिडिटी विकृत गंधिता में हमने, ठीक है, विकृत गंधिता में हमने आपको बताया था जो पैकेट वाले हमारे सामान होते हैं, हमने कुछ पैकेट आपको लेकर भी आया था, दमालू का पैकेट, बहुत अच्छा था, आपने वीडियो देखा होगा। तो आपने उसको देखा कि हमने, एक बच्चे ने हमारा कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा उसका क्वेश्चन था, मैंने लाइव क्लास में बताया था कि आखिर सर वो उसमें पैकेट वाली में कौन सी गैस भरी होती है। उस बच्चे ने उस दिन ही क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, फिर पढ़ा हुआ है, तभी तो उसके मन में आया कि उसमें भी तो कोई ना कोई गैसेस होगी। तो मैंने उसको बताया था कि भैया उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो पैकेट वाले सामान होते हैं उसमें गैस भरी होती है। तो उस खाने को, जो फूडिंग, उसमें फूड रखा है, खाने का पदार्थ रखा हुआ है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन या हीलियम गैस का हम उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ना होता तो हम हीलियम लगाते, अगर हीलियम ना होता तो नाइट्रोजन लगाते। हमारे सामने ऑप्शन में दोनों पॉसिबिलिटी दिया है, नाइट्रोजन गैस भी दिया है और हीलियम गैस भी दिया है, तो हम दोनों लगाएंगे, नाइट्रोजन और हीलियम गैस होती है। तो आपको भी आज पता चल गया कि जो हमारे पैकेट वाले सामान होते हैं उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड
जब कह रहा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में से किसका वियोजित रूप है? आइए ऑप्शन देखते हैं। फेरस सल्फेट का, किसका है? फेरस सल्फेट का है, फेरिक क्लोराइड का है, हेमेटाइट का है, और चौथा है फेरिक ऑक्साइड का है। तो आइए इसको हम अभिक्रिया पहले इसकी लिखते हैं। 2FeSO4 को जब हम हीट करते हैं ये बनता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? आपका कह रहा ऑप्शन था फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, हेमेटाइट, फेरिक ऑक्साइड। तो जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, और इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए हम इधर आ जाते, किधर आ जाए कि आपको दिखने लगे, इधर साइड में पड़ जाते हैं। आप सुनिएगा, लिखा है फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों में ये टूटता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेरस सल्फेट। अच्छा, कौन सी अभिक्रिया पूछ रहा है? इसमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तीनों बनता है, तो क्या है? वो है हमारा फेरस सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही है, फेरस सल्फेट। इसी को हम एक्सप्लेन करके अगर लिख देते आपके सामने, मैंने अभी क्रिया समझा दी है, आपको मैं इसी को हिंदी रूपांतरण दे देता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट को, जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं क्रिस्टली जल त्याग देता है। जो इसका क्रिस्टली जल होता है वो क्या करता है? त्याग देता है गर्म करने पर। ये डेल्टा का सिंबल लगाई, हीट का साइन है, ठीक है। जब गर्म करते हैं तो जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है, और क्रिस्टल का क्या करता है? रंग भी बदल देता है। थोड़ा साइड हो जाता है, आपको दिखती रही क्रिया। क्रिस्टल का रंग भी बदल देता है और क्या करता है? पुनः गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, जब इसको हम दोबारा गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये वियोजित हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन सही हुआ। क्यों हुआ? ये हमने अभी क्रिया लिखी, जब गर्म करते हैं क्या होता है, मैंने उसको हिंदी में आपको ये नीचे समझा दिया है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के, जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं। जब विनिमय कर नए उत्पाद बनाते तो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए है उभय अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दिख रहा है अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपके सामने आयनिक वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जो दिख रहा है ये राइट आंसर है। अब ये राइट क्यों है? आइए इसका सॉल्यूशन नीचे आप देखिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों व, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक आयनों अथवा मूलकों के परस्पर आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय योग के द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आपका क्वेश्चन बना यहाँ पर उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन था? उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये जो हमने हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है डेफिनेशन की तरह, आप इसी को बताओगे, यही उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आइए
चलिए, तो आज की वीडियो आपने देखा बहुविकल्पी प्रश्न का था। आपने ये देखा कि हमारे साथ बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ कुछ आप लोगों ने जो सीख लिया था मैंने उसको आपके लिए छोड़ दिया, जो आपने नहीं सीखा मैंने वो बताया भी। अब आपकी बारी, जो आप जाओ वहां पर समझो, पूछो। एक चैप्टर खत्म हो गया है, आप पूछो, क्वेश्चन पुटअप करो, हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। आपने कई क्वेश्चन हमारे साथ सीखे, मैक्सिमम हमने 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं आपके सामने। 8 से 9 क्वेश्चन में आपने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सीखा। सबसे अच्छा क्वेश्चन बड़ा वाला जो था, आपने बड़ी मजा आई होगी, तो उसमें आपने क्वेश्चन कई सारे सीखे। तो आप लोग ऐसे ही, अब अगली क्लास में जो हमारी होगी, जो एनसीईआरटी बुक के, एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत लोग एक अरमान होगा सर एनसीईआरटी सब पढ़ रहे हैं, उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है या हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी को धन्यवाद, बाय बाय, पढ़ते रहिए सभी लोग ध्यान से। चलिए आज की वीडियो यहीं पर बंद करते हैं।